So बच्चों, now this is the part second of your revision section of last year's paper compartment section. So look that the question says economic reforms of 1991 created a growth path for all sectors simultaneously. तो बेटे 1991 की पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिससे इंडस्ट्री तो आपकी डेवलप हुई थी, बट आपका सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, बट एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हुआ. सो देयरफॉर ये कहना कि ऑल सेक्टर्स हुए, दिस इज नॉट करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है. देन economic reforms of 1991 ensured accelerated growth rate in agriculture. तो बेटे मैंने अभी बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट नहीं आया था, इसलिए दिस सेंटेंस ऑल्सो फॉल्स. तो अब दोनों ही सेंटेंस फॉल्स हैं, तो योर करेक्ट आंसर शुड बी डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर्स यूज हिज ओन रिसोर्सेज so to make a living is known as. तो अगर कोई वर्कर अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड. तो करेक्ट आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयड. इसमें चॉइस में भी क्वेश्चन दिया गया था. रोहन द ऑनर ऑफ लैंड ग्रोज ओनली 2 क्रॉप्स इन ए ईयर. ही वर्क्स फॉर 8 to 9 months. For rest of the time remains unemployed. So अब ऐसे लोग जो कि कुछ समय के लिए वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कुछ समय अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वी आर कॉल्ड देम सीजनल अनएम्प्लॉयड. तो आंसर शुड बी बी, सीजनल अनएम्प्लॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन, look at this. Question number 20 says which of द फॉलोइंग नॉट. बेटा इसको अच्छे से पढ़ना, देखो हाईलाइट भी करके रखते हैं लोग डार्क में. नॉट द फीचर ऑफ पॉलिसीज परसुएड अंडर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ 1991. तो बेटे 1990 की पॉलिसी में कौन सा इसमें नहीं है? तो बेटे आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पॉलिसी में जो नहीं है वो आपको यहां पर बताना है. तो आपको पॉलिसी था ग्रोथ, ग्रोथ लाना, सेल्फ लाइंस लाना, इक्विटी, इक्विटी. तो अब ये हमारे पास मेन थे, ग्रोथ, सेल्फ लाइंस, इक्विटी, और एक है आपके पास. अब इसमें कौन सा इसमें नहीं है? तो वो है आपके पास ऑप्शन सी, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो हमें ये इसमें परसुएड 1990 पॉलिसी में हमने रेस्ट्रिक्टेड को अनरेस्ट्रिक्टेड किया था, ये आंसर इसमें नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन में कितने ईयर के बच्चों के ग्रुप आते हैं? तो दैट इज ऑप्शन ए, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे. इसका मतलब अप टू 8th क्लास तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट में इंक्लूड किया गया था, जिसमें फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी. देन क्वेश्चन नंबर 22 सेज ह्यूमन कैपिटल benefits only individuals. So human capital benefits only individuals, not in society. तो बेटे ह्यूमन कैपिटल तो सबको बेनिफिट करती है, तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है. ह्यूमन कैपिटल जितनी स्ट्रांग होगी आपकी सोसाइटी भी उतनी अच्छी स्ट्रांग हो सकती है. एंड देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बढ़ती है, लोगों को अदर फैक्टर्स के फॉर्म में हेल्प होती है. तो दूसरा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस रॉन्ग. तो आंसर शुड बी बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इट नेसेसरी टू ऑप्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन. तो अगर हमें एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस को कम करना है तो डाइवर्सिफिकेशन हमको लाना है. अब उसमें
विद रेफरेंस टू गिवन स्टेटमेंट डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड, डाइवर्सिफिकेशन किस किस चीज का हो सकता है? तो वन, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट वर्कफोर्स टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एंड वर्क ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेटे आपके जब आपने एनसीईआरटी को देखा होगा तो देखो डाइवर्सिफिकेशन टू टाइप का होता है, एक होता है क्रॉप पैटर्न का और दूसरा होता है अलाइड एक्टिविटी का। तो ये दो तीनों ही पॉइंट इसमें आने चाहिए, इसलिए परफेक्ट आंसर इज बी 1 2 3, तीनों ही पॉइंट इसमें आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन 24 says China has highest life expectancy in the world। तो बेटे इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में नहीं है, हाँ कंपेरिज करना इंडिया पाकिस्तान चाइना उसमें तो हाईएस्ट है, बट बेटे वर्ल्ड के अंदर चाइना का हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, वो नॉर्वे का है। देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इंडिया का मैटरनिटी रेट ज्यादा है चाइना के कंपेयर में। तो आंसर है अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर डी है इसका। देन इन चाइना रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन फेज्ड मैनर, तो ये बात तो सही है। सेकंड एंड लेटर फेजेस वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन, तो जो सेकंड और लेटर सेकंड फेज थे वो आपके इंडस्ट्री के थे, फर्स्ट फेज उन्होंने भी एग्रीकल्चर का किया था, तो आंसर शुड बी बी इंडस्ट्रियल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज्ड द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू कैपिटल, तो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड उन्होंने 1970 में नेशनलाइज्ड किया था। देन नॉट, बेटे ये अच्छे से पढ़ना एग्जाम में, नॉट ए मेंबर ऑफ रीजनल और ग्रुपिंग इकोनॉमिक ग्रुपिंग, तो इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो इंडिया बेटे सार्क का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, G20 में अभी आपने देखा उसका मेंबर, तो सही आंसर है सी, सी इसका परफेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है G7, तो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। देन इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, दैट मींस कौन से सेक्टर से जीडीपी में सबसे ज्यादा, मोर सेक्टर से इंडिया रिलाय करता है, तो दैट मींस सबसे ज्यादा जो जीडीपी की इनकम आती है वो कौन से सेक्टर से आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फाइनेंशियल। तो सबसे ज्यादा बेटे हमको अब टर्शरी सेक्टर से मिलता है। ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन थे। अब आप देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कहता है एलोबरेट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो बेटे आपको एक पिक्चर दे रखी है, उस पे आपको इनमें से कोई भी दो डिफॉरेस्टेशन के इल इफेक्ट आपको समझाने हैं। तो ये आपका है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इल इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये से नुकसान है। इसी तरह से लार्ज स्केल कटिंग ट्रीज में लीड टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इससे आपके ग्रीन हाउस गैस को भी इफेक्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस एटमॉस्फेयर में राइज होती हैं। इस तरह से कोई भी आप पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो अपनी चॉइस के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज casual workers, point to be noted, casual workers often work in very poor working condition। तो बेटे आपको पता है कि कैजुअल वर्कर्स उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं मिलता, कोई उनको उनकी कोई यूनियन नहीं होती है, तो ये बात सही है कि वो वेरी वेरी पुअर कंडीशन में काम करते हैं, तो आप इसके पॉइंट बना सकते हो। तो नॉट प्रोटेक्टेड बाय रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, और उनको कई प्रकार के जॉब थ्रेट भी मिलते रहते हैं कि हम जॉब से आपको निकाल देंगे, और उनकी इनकम रेगुलर इनकम भी नहीं होती है, और कोई सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं मिलता है, जैसे कि पेंशन वगैरह या फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसा कुछ बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट and discuss any two obstacles that hinder mechanism of agriculture marketing। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको बतानी है। तो आपके पास प्राइवेट ट्रेड करना पड़ता है, मनी लेंडर और रूरल पॉलिटिकल एंटिटीज होते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉपर उनकी
राइस नहीं मिल पाते हैं, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में, कोई गोडाउन नहीं है ताकि जहां पे अपना सामान रख सकें, इस तरह की आप प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, तो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ये सोर्सेज हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। देन और में भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, टू ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूशनल, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, इसलिए हमें चाहिए कि हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दें ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। दूसरा, साथ में वो अकाउंट को भी मैनिपुलेट कर देते हैं मनी लेंडर्स, मींस अकाउंटों में गलत एंट्रियां करके दिखा के उनको ज्यादा पैसे मांगते हैं, हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल में नहीं होता है। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट बता सकते हैं। देन एक अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट 1947 इंडिया पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट, डू यू एग्री। तो आप बताइए कि इंडिया पाकिस्तान ने डेवलप करने के लिए सिमिलर स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी। तो बेटे बिल्कुल सही है कि यस, दोनों ने सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाई थी। सबसे पहले क्या किया, बोथ कंट्रीज ने बेटे इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। दोनों ही कंट्रियों ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को यूज किया था। तो आप और भी कोई ऐसे 2 पॉइंट बता सकते हो, 2 पॉइंट इसमें लिखे हैं, कोई और भी अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। देन डिस्पाइट being main occupation about 85% of country's population during the British rule, agriculture sector continues to be expansion stagnation। तो बेटे आपको इसमें एग्रीकल्चर क्यों आपका स्टैग्नेट हो गया, बैकवर्ड क्यों रह गया, वो आपको रीजन बताने हैं। तो मैनी रीजन हैं आपके मार्किंग में दे रखा है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दी, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर वहीं का वहीं रहा। देन क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर इनकरेज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो हॉर्टिकल्चर से क्या बेनिफिट होता है रूरल डेवलपमेंट में, ये आपको बताना है। तो हॉर्टिकल्चर से फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, वुमेन इजीली वर्क कर सकते हैं, अंडर प्रिविलेज क्लास उनको भी बेनिफिट होता है, और भी आप चाहें वो उन आपको लाइवलीहुड मिलेगा, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो और भी आप पॉइंट जो आपको याद आए वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो एक रफ आंसर दिया हुआ है। देन एनी टू फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो बेटे एनसीईआरटी में आपके काफी 4 फंक्शंस गिवन है। यहाँ लिखा है कि आपको रिसोर्सेज देते हैं जिंदा रहने के लिए, दोनों के दोनों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपको सस्टेंस ऑफ लाइफ भी देता है, जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट, साथ में आपको बताया गया था ये आपकी एस्थेटिक सर्विसेज आपको देते हैं, आपके वेस्ट को असिमुलेट करते हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन में डिफरेंस आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेना। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की लिमिटेशंस हैं, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग की लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो यही है कि ये मॉडर्न फार्मिंग एग्रीकल्चर से थोड़ा सा लेस होती है, साथ में इसमें इसकी जो लाइफ होती है यानी सेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, यानी ऑर्गेनिक फूड ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, और ये ऑफ सीजन की क्रॉपिंग इसमें नहीं हो पाती है, ये इसकी लिमिटेशंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, एक पैराग्राफ में दे रखा है, एक छोटा सा पैराग्राफ, उसके बेस पे क्वेश्चन बनाया, जीएसटी इज ए कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स एलएल। तो बेटे ये जो पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ तो बस आपको एक हिंट के लिए है, आपको जीएसटी कैसे कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, तो बताइए कि जीएसटी इंक्लूड्स ऑल, तो कैसे कैसे इंक्लूड करते हैं सारे टैक्सेस में, देखिए सारे टैक्सेस आ गए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, और जितने भी टैक्सेस होते हैं सब जीएसटी में इंक्लूड हो गए हैं अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। तो वो अपने हिसाब से आप आंसर बनाना होता है, कभी भी ये मत सोचना कि इसका आंसर पैराग्राफ से लिखना होता है, आप अपने हिसाब से बनाइए इसके आंसर्स। इसी तरह से है, बॉयंसी ऑफ रिवेन्यू रिफ्लेक्टेड रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट ए फास्टर पेस, जस्टिफाई। तो अब क्या ऐसा होता है कि अगर एक्टिविटीज करेंगे हम ज्यादा तो इससे हमको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज्यादा जीएसटी मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपको बताना है अपने हिसाब से, डाटा इसका पैराग्राफ से यूज करके जो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये था आपका पार्ट सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आप एक से लास्ट ईयर के पेपर बेटे जरूर रिवाइज करें, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको और किस तरह का पेपर सोल्व करना है, हम वो आपको
नेक्स्ट पेपर सोल्व करके इसमें दिखाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें।